डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन यह कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ, गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी परिवार में। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, विदेश में भी पढ़े। लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहां काम आई। उससे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। यह कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनल स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NALCO में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर NALCO कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था। लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी, उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष अपने जीवन काल में परोपकार के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने व्यावसायिक सफलता से देश को गौरवान्वित किया, बल्कि अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में दान किया। रतन टाटा की अंतिम वसीयत के अनुसार उनकी लगभग Rs10,000 करोड़ की संपत्ति में से अधिकांश हिस्सा दो प्रमुख परोपकारी संस्थाओं रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इन संस्थाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कार्य करना है। रतन टाटा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कॉर्नेल विश्वविद्यालय को $50 मिलियन का दान, जिससे भारतीय छात्रों के लिए टाटा स्कॉलरशिप फंड की स्थापना हुई। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में टाटा हॉल के निर्माण के लिए $50 मिलियन का योगदान। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी की स्थापना के लिए $70 मिलियन का दान।
भारत में रतन टाटा ने कई सामाजिक पहलों का समर्थन किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद प्रभावित ट्रक चालकों को टाटा मोटर्स के माध्यम से ट्रक प्रदान किए, जिससे वे अपनी आजीहां रतन टाटा अपने परोपकारी स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वे अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में देते रहे हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित करने हेतु $50 मिलियन दिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में टाटा हॉल के निर्माण के लिए $50 मिलियन का योगदान किया। भारत में भी उन्होंने अस्पतालों, शोध संस्थानों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बड़ी राशि दान की। कुल मिलाकर टाटा ट्रस्ट्स, जिनका वे नेतृत्व करते रहे, भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक हैं और समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण में लगाया जाता है।